मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन इन अ स्पेस, प्लेन इन अ स्पेस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्लेन जो है वो होता क्या है। तो अगर मान लीजिए स्पेस का मीनिंग हो गया 3 डायमेंशन से, और मैंने एक 3 डायमेंशन बनाया। सर प्लेन क्या है? प्लेन एक सरफेस है और कुछ नहीं है। प्लेन क्या है? प्लेन इज जस्ट ए सरफेस। प्लेन क्या है? एक सरफेस है। और प्लेन की डेफिनेशन ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है जो कि प्लेन के अंदर है, एक पॉइंट बी है ये भी प्लेन के अंदर है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन भी कंप्लीटली प्लेन के अंदर होगी। इफ ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स लाइज इन द प्लेन, then the line joining these 2 points also lies in the plane, and this line AB is parallel to the plane. प्लेन की डेफिनेशन क्या है देखिएगा। प्लेन इज ए सरफेस, प्लेन इज अ सरफेस, and if 2 points A and B lies within the plane, then the line joining these points also lies in the plane, and this line is parallel to the plane, प्लेन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी ये भी प्लेन के अंदर ही लाई करेगी, और ये लाइन प्लेन के पैरेलल भी होगी। दिस लाइन ए बी लाइज विद इन द प्लेन एंड दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्लेन। कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, प्लेन क्या है? एक सरफेस है। अगर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जो प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन भी प्लेन के अंदर लाई करेगी, और ये लाइन प्लेन के क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन। अब बात करें प्लेन की जनरल इक्वेशन कैसी होती है, तो आप याद रखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होता है? ax प्लस by plus cz plus d is equal to 0. This is the general equation of the plane. प्लेन की जो इक्वेशन है 3 डायमेंशन में अगर प्लेन लाई करता है, प्लेन अगर स्पेस में लाई करता है, तो उस प्लेन की इक्वेशन आपको कैसी होती है? प्लेन की जनरल इक्वेशन ax plus by plus cz plus d is equal to 0। इस टाइप की इक्वेशन होती है प्लेन की। ओके, नाउ वी डिस्कस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन in normal form. Now we discuss the equation of the plane in normal form. Equation of a plane in normal form. Equation of a plane in normal form. अब देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या है प्लेन का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, व्हाट इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मान लीजिए आपके पास दिस इज द प्लेन, दिस इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दैट दिस इज ओरिजिन, और ये प्लेन है आपके पास। अब प्लेन को मैंने क्या कर दिया थोड़ा, एक्चुअली प्लेन कैसे है, मैं मानता हूं ये स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से। ठीक है, प्लेन एक सरफेस है, और इस प्लेन के, और ये लाइन मान लीजिए प्लेन के अंदर है, तो ये लाइन प्लेन के अंदर, तो ये लाइन प्लेन के पैरेलल भी होगी, यानी कि जो प्लेन का डायरेक्शन होगा वही इस लाइन का डायरेक्शन होगा। अब क्या गिवन है आपको कि इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है,
और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p है। आप ऐसा मान के चलिए कि प्लेन ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है, इस तरह से है, ये इस तरह से जा रहा है और इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p है। ओके, और इस प्लेन का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है। n कैप का मतलब क्या है, n वेक्टर का मतलब है नॉर्मल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो प्लेन से परपेंडिकुलर रहा हो। ठीक है, जैसे ये मान लो पूरा एक सरफेस है, दिस वॉल इज सरफेस, जो बोर्ड है एक सरफेस है, तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो सकता है, ये भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो सकता है, ये भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो सकता है। तो ये प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर, और उसको मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया है, n कैप लिख दिया है, तो ये दिस इज n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। n कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। क्लियर? और p क्या है, p आपको गिवन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। p तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से प्लेन तक का। और n कैप क्या है, n कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ओके, और मान लीजिए कि इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, मान लीजिए p पॉइंट है, और इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मान लीजिए क्या है, r वेक्टर है। इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, लेट p x, y, z is any point on the plane as any point on plane। ये दो पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है, और p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन का ओरिजिन से, और मैंने क्या किया, एक पॉइंट p अपनी तरफ से मान लिया है ऑन द प्लेन, और क्या कहा कि इस पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि OP वेक्टर जो है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ये आपको गिवन है r वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p क्या गिवन है, r वेक्टर। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल फॉर्म होगा, वेक्टर इक्वेशन जो होगी प्लेन की इन द नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन मतलब प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो वेक्टर इक्वेशन होगी r वेक्टर इनटू n कैप इज इक्वल टू p। दिस p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, जो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया था x y z, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। ओके, और n कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन है, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये है प्लेन की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन इन, और नॉर्मल फॉर्म भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक वेक्टर इक्वेशन होगा, एक क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन होगा हमारे पास। वेक्टर इक्वेशन क्या है प्लेन की, जब आप नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं तो क्या होगी, r वेक्टर इनटू n कैप इज इक्वल टू p। और देखिए क्या है कि ये जो n कैप वेक्टर है, ये जो n कैप वेक्टर मैं लिख रहा हूं, तो ये वेक्टर हमें क्या बताएगा, ये n कैप वेक्टर एक्चुअली में एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, li प्लस mj प्लस n के मान लेता हूं। ठीक है जी, और r वेक्टर तो हमें पता ही है क्या होता है, r वेक्टर होता है, क्योंकि r वेक्टर x, y, z पॉइंट से बना है, p पॉइंट से बना है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, xi प्लस yj प्लस z के इक्वल होगा। और अगर मैं r वेक्टर और n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, यानी कि जब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, यानी क्या बन जाएगा, lx प्लस में my प्लस में बन जाएगा nz, किसके इक्वल बन जाएगा, p के इक्वल बन जाएगा। तो ये हो गई प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है जब आप नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, प्लेन का ओरिजिन से कितना है, और प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप हो, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, या तो होगी r इंटू n कैप इज इक्वल टू p, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, और ये हो गई प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। यानी कि अगर इस साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पर x y z का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन कर रहा है। किसके डायरेक्शन कोसाइंस भी, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है ये, प्लेन के l m n क्या है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन।
टू प्लेन। एलिमेंट क्या है भाई? एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है। किसके डायरेक्शन कोसाइंस? ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। प्लेन के नहीं, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। क्लियर? अभी देखिएगा, अभी मैंने लिखा कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है क्या? आर वेक्टर। अभी मैंने लिखा था प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है, वेक्टर इक्वेशन तो बनाई, तो बनी क्या? वेक्टर इक्वेशन तो बन गई आर वेक्टर इनटू में क्या? एन कैप इज इक्वल टू पी। और जब मैं इसे कार्डियन इक्वेशन में चेंज किया तो ये बन गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये बन गई कार्टेशियन इक्वेशन। और अगर मैं बात करूं प्लेन की इक्वेशन की, तो क्या मैं इस एन वेक्टर को, अगर मैं ऐसे लिख दूं इनटू में एन कैप को लिख देता हूं मैं एन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू कितना? पी। तो यहां से r इंटू एन कैप सॉरी एन वेक्टर बन जाएगा p इंटू में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा r वेक्टर इंटू में एन वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा q। इस वैल्यू को हम क्या नेम दे देते हैं? q का नेम दे देते हैं, वेयर q इज इक्वल टू p इंटू में क्या? p इंटू में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गई प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। अब ये p जो पहले यहां पर p था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये q परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? p इंटू में एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसको भी हम कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो यहाँ पर ये सिंपल वेक्टर है एन वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर नहीं रहा। और अगर ये सिंपल वेक्टर है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि सिंपल वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हमें ऐसे लिखना होगा ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। मानते हैं कि ए बी सी क्या है? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ओके, तो अगर हम अब आर इंटू एन वेक्टर करेंगे ना, तो अब क्या बनेगा? आर इंटू एन वेक्टर जब हम करेंगे तो यानी ये बनेगा क्या? आर वेक्टर क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और एन वेक्टर अगर मैं सिंपल लिख रहा हूं कि एन वेक्टर क्या है? ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? अगर मैं इसको क्यू के इक्वल रख रहा हूं तो मैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्या? क्यू। यानी कि देखो क्या जनरल इक्वेशन का टाइप नहीं है क्या? जनरल इक्वेशन की तरह दिखाई दे रही है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ओके, तो अगर ये p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे कि जो x y z का जो कोफिशिएंट था ये डायरेक्शन कोसाइंस थे। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है कांस्टेंट वैल्यू, तो x y z का जो कोफिशिएंट है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के। लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक लाइन है, ठीक है? उस लाइन के यानी उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी है। अगर प्लेन की इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्यू है। क्लियर? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन दिस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन and hence find the perpendicular distance and hence find perpendicular distance of plane from origin of plane from origin। प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट कीजिए, ओरिजिन से कितना है, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड आउट कीजिए, डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर के। प्लेन की इक्वेशन फ्रॉम द ओरिजिन, प्लेन क्या देता है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
क्लियर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू प्लेन फ्रॉम द और प्लेन फ्रॉम रीजन। ओके, तो देखिए क्या गिवन है, प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है और z का कोएफिशिएंट भी 1 है और इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 1 बन गया। अब ये 1 आपको तो गिवन नहीं है कि 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। और वैसे भी देखिए आप ये जो x y z का कोएफिशिएंट है ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 बनाता है ना। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो 1 बनता। इसका मतलब ये तो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, क्योंकि इन तीनों का स्क्वायर 1 तो नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। डायरेक्शन रेशियोज है ये, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन आर, जो x y z का कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो डायरेक्शन रेशियोज है और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1 है। यानी a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। और अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट निकालूं, यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो जाते हैं उनके जो आए हैं उनके स्क्वायर्स का एडिशन करना है आपने, ठीक है, और स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्या बनेगा, एक वैल्यू एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर रूट ओवर दिस, और ये वैल्यू बन गया √3। यानी कि जो ये वैल्यू आएगा √3, इस √3 से आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय √3, इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय √3, दोनों तरफ √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/√3 ऑफ x प्लस 1/√3 ऑफ y 1/√3 ऑफ z इज इक्वल टू कितना, 1/√3। दोनों तरफ आपने √3 से डिवाइड कर दिया। अब जो ये x y z का कोएफिशिएंट बना है ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इसमें l कितना हो गया 1/√3, m कितना हो गया 1/√3 और n भी कितना हो गया 1/√3। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। l की वैल्यू कितने हैं 1/√3, m की वैल्यू क्या है 1/√3 और n की वैल्यू क्या है 1/√3। अब आप इनका स्क्वायर करके देखेंगे 1 बन जाएगा। l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 यानी 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वैल्यू अब है ना, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करिए। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू कितना था, p था ना, यानी एलिमेंट तो हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए क्या 1/√3 1/√3 और 1/√3। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया प्लेन का ओरिजिन से कितना 1/√3। ओके क्लियर। देखिए कोई डाउट है तो बताइए। पहले जो x y z का कोएफिशिएंट था ये डायरेक्शन रेशियो थे, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या थे 1 1 1 थे। और डायरेक्शन रेशियोज को अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। मैग्नीट्यूड देखा हमने √3 आया तो इन दोनों साइड इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही √3 से डिवाइड किया तो x y z का कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइंस बन गए और ये जो p की वैल्यू है ये भी कितनी बन गई 1/√3 बन गई। ओके देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। Find the equation of the plane. Find the equation of the plane which is at a perpendicular distance of 7 units from the origin, which is at a perpendicular distance of 7 units from the origin, and the normal vector to the plane is, and the normal vector to the plane is 3i plus 5j minus 6k। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i plus 5j minus 6k और क्या गिवन है
कि प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना गिवन है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है 7 यूनिट्स, यानी p की वैल्यू गिवन है 7 यूनिट्स। p आपको गिवन है 7 यूनिट्स। ओके, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, द नॉर्मल वेक्टर, यूनिट तो नहीं लिखा हुआ ना इसके आगे, यानी कि n वेक्टर दिया हुआ है आपको, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन क्या दिया हुआ भाई 3i प्लस 5j माइनस 6k। ओके, और हमें लिखनी है प्लेन की इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इनटू में n कैप इज इक्वल टू p होती है ना। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब हमारे पास n वेक्टर है, n कैप नहीं है। n कैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n कैप क्या होता है, n वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। n वेक्टर क्या है हमारे पास 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन में क्या 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बन जाएगा ना। तो n कैप बन गया हमारे पास कितना 3i प्लस 5j माइनस 6k, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 25 34 प्लस 36 यानी हो गया टोटल 70, 70 का रूट हो गया। ये हमारे पास हो गया n कैप। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए क्या r वेक्टर इंटू n कैप। n कैप क्या है हमारे पास 3i प्लस का 5j माइनस का 6k अपॉन में क्या रूट 70 और इज इक्वल टू में क्या 7, r इंटू n कैप इज इक्वल टू p। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, r वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j माइनस का 6k और इज इक्वल टू बन जाएगा 7 इंटू रूट 70। ये बन गया ना। तो ये बन गई प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म when we have to find the normal equation of the plane. Okay, clear? देखिए डाउट बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, आपको प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose vector equation is प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन होगी। आपको क्या बनाना है, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। देखिए क्या गिवन है वेक्टर इक्वेशन, r वेक्टर इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको गिवन है प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, आपको क्या बनानी है प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। तो अगर आपको प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बनानी तो आप r वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, xi प्लस yj प्लस zk होती है ना। तो आप r वेक्टर की वैल्यू पुट कर देना और क्या होगा, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी। क्या गिवन है, xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस में क्या बनेगा 3y प्लस में 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, of foot of perpendicular, find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin, drawn from the origin to the plane
टू द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, आर वेक्टर इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है और प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है। आपको फुट और परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि अगर इस प्लेन को अगर मैं वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करता हूं, जैसे मैंने अभी किया था, तो आर वेक्टर की वैल्यू पुट करवाना है xi प्लस yj प्लस zk। आर वेक्टर की वैल्यू पुट करूंगा तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर क्या है कि ओरिजिन से 0,0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो आपको बताना है कि फुट और परपेंडिकुलर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये पॉइंट हम n मान लेते हैं, तो आपको n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फुट और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। प्लेन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो आपको बताना है कि फुट और परपेंडिकुलर क्या है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, कैसा, ये एक सरफेस है और मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट, ये ओरिजिन है और इससे परपेंडिकुलर डाला जब हमने सरफेस के ऊपर, तो यहां जाके परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। पहली बात तो ये हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो क्या किया जाए, तो देखिएगा प्लेन की जो इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या गिवन है, सबसे पहले आप उसको देखिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और प्लेन की इक्वेशन में जो x y z का कोफिशिएंट होता है, प्लेन की इक्वेशन में जो x y z का कोफिशिएंट होता है वो होता है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के। यानी कि हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन रेशियोज और द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन आर, प्लेन क्या है 2 3 4। यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, तो ON लाइन तो n वेक्टर के पैरेलल ही है। द लाइन ON इज पैरेलल टू n वेक्टर। यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ON लाइन आर क्या होंगे, 2 3 और 4 होंगे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे पास, क्या है 2 3 4। और एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर आपको गिवन है पहले से ही, जो कि क्या है 0 0 0, यानी ओरिजिन आपको गिवन है 0 0 0, यानी कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और डायरेक्शन रेशियो भी आपके पास है, क्या है 2 3 4 है, 2 3 4, यानी ए बी सी आप कह सकते हैं। तो आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस जब हमने पढ़ा, तो हमने कहा कि प्लेन लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, ON निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन की इक्वेशन होती है ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 कितना इसमें 0 अपॉन में a कितना, a कितना है 2, y माइनस 0 अपॉन कितना 3, z माइनस 0 अपॉन 4। और इसको हमें किसके इक्वल रखना होता है, लैम्डा के इक्वल रख सकते हैं इसे ना। तो क्या होगा, ये बन जाएगा x अपॉन 2, y अपॉन 3 और z अपॉन 4 किसके इक्वल भाई, लैम्डा के इक्वल। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x y z की वैल्यू। जैसे कि x अपॉन 2 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 लैम्डा, y की वैल्यू हमें x y z तो फाइंड आउट करना है ना भाई, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 लैम्डा और z की वैल्यू क्या बन जाएगी 4 लैम्डा। ये आ गई x y z की वैल्यू, यानी n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं, क्या आ गए हैं 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। अब ये जो n पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हमने कहा कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो जो x y z का कोएफिशिएंट है। ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी 2 3 4। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने बना ली पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो का यूज करके, और हमने इसे लैम्डा की इक्वल रखा और x y z फाइंड आउट कर लिया। n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट n सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये पॉइंट n क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना ये। तो इसे x y z की जो वैल्यू आई है इसे प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को 2 लैम्डा, तो 2 into 2 लैम्डा, 3 into में 3 लैम्डा और प्लस में 4 into में 4 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 29 लैम्डा हो गया टोटल, है ना। 16 प्लस 9 25 और 4 29 लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई 12/29 बन गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 12/29 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी
24/29, y की वैल्यू हो जाएगी 36/29 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू में 12/29 यानी कि 48/29, ये हो गई z की वैल्यू। तो ये बन गए हमारे पास पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स यानी फुट और परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास क्या 24/29, 36/29 एंड 48/29। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन के ऊपर अगर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जरूरी नहीं है कि 0 0 0 से ड्रॉ किया जाए, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये 1 2 3 1 8 4 कोई भी पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट से अगर हम प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम उस प्लेन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि अगर एक प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। मान लीजिए दिस इज द प्लेन लाइज इन 3D और ये प्लेन एक पॉइंट ए से पास आउट हो रहा है, ये पॉइंट है आपके पास x1, y1, z1 और इस प्लेन के इस पॉइंट का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए वो क्या है, ए वेक्टर है। क्लियर। तो और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी आपको गिवन होगा जो कि n वेक्टर है यहां पर मान लीजिए। तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है, ए वेक्टर है जो कि यहां पर क्या है x1 i कैप y1 j कैप और z1 के कैप के इक्वल है। और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए आपको गिवन है ai प्लस bj प्लस ck। तो और एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं p x y z और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए क्या है, r वेक्टर है। तो r वेक्टर तो हमें पता ही है ना क्या होता है, xi प्लस yj प्लस z होता है, जो एक पॉइंट हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं उसका पोजीशन वेक्टर होता है r वेक्टर। अब प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है जहां से प्लेन पास आउट हो रहा है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन होगी प्लेन की r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होगी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन जब प्लेन एक पॉइंट से पास आउट हो रहा हो और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो a वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो n वेक्टर। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। और अगर मुझे यहां से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करता हूं, r वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे xi प्लस yj प्लस z के माइनस में क्या, a वेक्टर क्या है x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप और इसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे n वेक्टर के साथ। n वेक्टर क्या है, n वेक्टर हमारे पास है क्या ai प्लस bj प्लस ck और इज इक्वल टू कितना 0। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस x1 ऑफ i कैप y माइनस y1 ऑफ j कैप और z माइनस z1 ऑफ k कैप। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू 0 के साथ। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x माइनस x1 मल्टीप्लाई करेगा a के साथ, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू में y माइनस y1 प्लस में c इंटू में z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन भी हमारे पास आ गई और प्लेन की वेक्टर इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। क्लियर। व्हेन द प्लेन इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें पता हो n वेक्टर है। ABC क्या है यहाँ पर, ABC इज द
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, है ना, एन वेक्टर को माना था ना ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो एन वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो प्लेन नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है। जैसे ये क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे थे, फाइंड द इक्वेशन द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point 1,4,6 and normal vector to the plane is I plus 2j minus 2k। ओके, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है और प्लेन एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है 1,4,6 से। ओके, प्लेन की हमें वेक्टर इक्वेशन भी लिखती है और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखती है, मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर किससे बनता है, पॉइंट से, जहां से प्लेन पास आउट होता है उस पॉइंट से बनता है ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, 1 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस में 6 k कैप। और एन वेक्टर क्या होगा प्लेन का, एन वेक्टर होगा 1 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस का 2 k कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है 1 i कैप प्लस में 4 j कैप प्लस में 6 k कैप और इसका डॉट करना है हमें एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी आर वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस का 2k, क्लियर। और फिर इस वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, माइनस तो लिख दिया हमने, 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 1, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और 6 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बन गई क्या बन गई, आर वेक्टर इंटू में i प्लस 2j माइनस का 2k और ये बन गया कितना हमारे पास 9 माइनस 12 माइनस 3 माइनस माइनस हो गए प्लस 3। तो ये बन गई प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। और हम जानते हैं वेक्टर इक्वेशन को हम कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो बस। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है xi, ये बन गई प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। अब हम इसे कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं, तो xi प्लस yj प्लस z के लिख देंगे आर वेक्टर को और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें i प्लस 2j माइनस 2k के साथ और इज इक्वल प्लस में क्या है 3 इज इक्वल टू 0। यानी क्या बन गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x प्लस में 2y माइनस का 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। जब प्लेन एक पॉइंट 1,4,6 से पास आउट हो रहा हो तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो, i प्लस 2j माइनस 2k होगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 1 पॉइंट फॉर्म